नमस्कार पंकज जी। जैसा आपने बताया कि केसेस 2 लाख के पार जाने वाले हैं और इस तरफ एक खबर भी आई है कि भारत में जिस कम्युनिटी कंटेजियन की बात की जा रही थी वो वास्तव में हो चुका है। हालांकि सरकार इसको नहीं मानती है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में सामुदायिक संक्रमण कोरोना का फैल चुका है। और ये सर एक जो राय आई है ये इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन और इंडियन एसोसिएशन ऑफ एपिडेमियोलॉजिस्ट के विशेषज्ञों द्वारा एक रिपोर्ट में की गई है। और ये रिपोर्ट जो है वो प्रधानमंत्री को सौंपी गई है, जिसमें बताया गया है कि घनी और मध्यम आबादी वाले क्षेत्रों में संक्रमण के सामुदायिक प्रसार की पुष्टि हो चुकी है और इस स्तर पर कोविड-19 को खत्म करना मुश्किल लगता है। तो इस रिपोर्ट में जो ये तैयार की गई है ये डॉक्टर शशिकांत हैं, एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन सेंटर के चीफ, और बीएचयू के कम्युनिटी मेडिसिन के जो पूर्व प्रमुख हैं डॉक्टर डीसीएस रेड्डी, वो भी इसके सदस्य हैं। इसका जो ये कमेटी है ये 6 अप्रैल को गठित की गई थी। तो मुश्किल ये है कि अब भारत जब उस वक्त खोल रहा है जिस वक्त की कम्युनिटी संक्रमण बढ़ रहा है। और ये चिंताजनक इसलिए है क्योंकि जो हमारी अगली खबर है वो बताती है इसको कि जयपुर का परकोटा कल 71 दिन बाद खुला था। और लेकिन वहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो में भी कि सोशल डिस्टेंसिंग के बजाय लोग किस तरीके से आसपास खड़े हैं। इस पे हम ज़्यादा जानकारी अपने संवाददाता रामस्वरूप से लेंगे, क्योंकि कल वो पूरे समय वहाँ उन्होंने दौरा किया और वहाँ लोगों से बातचीत भी की। रामस्वरूप, ये बताइए कि ये जो अब जिस तरह से लॉकडाउन खुला है कल से, तो क्या स्थिति है जयपुर में, खासकर जो परकोटा है वहाँ पर? देखिए, जैसे कल परकोटे बाजार खुले थे तो काफ़ी लोगों की लापरवाही देखने को मिली। न केवल सोशल डिस्टेंस की अनुपालना नहीं हुई, बल्कि जो लोगों को मास्क लगाना चाहिए था वो भी नहीं लगाया। सुबह-सुबह जब हम कवरेज करने के लिए गए, जब बाजार खुल रहे थे सुबह 9:30-10 बजे के आसपास, तब हमने देखा कि पुलिस वाले चालान बना रहे थे। हमें पुलिस वाले मिले, वो खुद चालान बनाते हुए नजर आए। तो हमने फिर लोगों से पूछा कि इतना ताज्जुब हुआ काफ़ी कि जब इतनी बड़ी महामारी है, सबको पता है, और इतने दिनों से दुकानें बंद थी, बाजार बंद था, अब जब खोलने का मौका मिला तो वो इस तरह की लापरवाही कैसे कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की लापरवाही हुई है। चालान सुबह से लेकर शाम तक लगातार हुए हैं। हालांकि आंकड़ा कल देर रात तक को पहुंचा नहीं है, शायद तो अब आएगा कि कितनी कार्रवाई की। लेकिन ये जरूर है कि सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं देखी गई, और इसके अलावा जो मास्क लगाना चाहिए था, जो लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं नजर बहुत कम आई। आप सही कह रहे हैं रामस्वरूप। कल हमने एक खबर देखी थी कि सवाई मानसिंह अस्पताल में कुछ मरीज पहुंचे और उन लोगों तक ने मास्क नहीं लगा रखे थे, और फिर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको मास्क उपलब्ध करवाए। आप बने रहिए हमारे साथ अगली खबर के लिए, क्योंकि ये खबर भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजस्थान का जो सचिवालय है वो पूरी तरह खुल जाएगा, कर्मचारियों की आवाजाही शुरू हो जाएगी, लेकिन आम आदमी का प्रवेश अभी प्रतिबंधित रहेगा। और इसके अलावा कार्मिक विभाग का आदेश है कि जो कंटेनमेंट जोन है वहां से किसी भी कर्मचारी को ना बुलाया जाए। अब तक बुलाया जा रहा था और इस वजह से सचिवालय में भी हमें केसेस देखने को मिले थे। रामस्वरूप, फिर आम आदमी अपने काम कैसे करवाएगा? देखिए, ये अभी कुछ दिनों के लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि सचिवालय में हमने देखा कि एक बड़े अधिकारी जो वॉर रूम में ड्यूटी थी जिनकी, जो पूरे राजस्थान की मॉनिटरिंग कर रहे थे कि कहाँ पर कितने केस थे, पॉजिटिव पाया गया। उसके अलावा एक एसोसी बिल्डिंग का जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उसका पॉजिटिव पाया जाना, ये देखने के बाद ऐसा लगा कि और ज़्यादा सावधानी बरतनी जरूरी है। इसी लिहाज से शनिवार को हमने बताया कि पूरे सचिवालय की सारी 500 इमारतों को सैनिटाइज कराया गया। और अब जो है जो कर्मचारी हैं या फिर जो जिनके पास बने हुए हैं, जैसे पत्रकार वगैरह हैं, उनके प्रवेश जरूर है, लेकिन बाकी किसी आम आदमी का जो स्वागत कक्ष आकर के पास बनाता है और फिर अंदर मिलने के लिए जाता है, तो वो अभी फिलहाल जो है पूरी तरह से बंद किया गया है। रामस्वरूप, हम आपसे एक और खबर पर चर्चा करेंगे। खबर ये है, कल हमने आपको बताया था कि बहुत से स्कूल और अस्पताल जो हैं उन्होंने रियायती दर पर जमीन ली है, लेकिन इलाज करना तो दूर की बात है, उन लोगों ने अभी तक अपने जो इमारत है उसकी नींव तक नहीं रखी है। ये विदेश हैं, उन्होंने अब आदेश किया है सभी आवेदन है इनकी जांच की जाएगी। और 193 जो निकाय प्राधिकरण और यूआईटी है उनको ये आदेश दिया गया है।
तो रामस्वरूप ये बताइए कि ये मसला कितना पुराना है और कौन-कौन सी क्या कोई बहुत नामी संस्थाएं हैं इसमें? अभी की बात नहीं है, ऐसे कई सालों से देखा आ रहा है कि जिन लोगों ने रियायती दर पे ज़मीनें ले ली अस्पतालों के नाम पर, उन्होंने 20-20 साल तक जो अस्पताल बनाए नहीं। बड़ी बात यह कि कई ग्रुप ऐसे हैं जिन्होंने अस्पताल बनाया लेकिन किसी और कंपनी को बेच दिया, ऐसा जयपुर में हमने देखा है। तो जिस तरह से अभी मीडिया में ये 2 दिन पहले जब बात उठी कि इस तरह के जो लापरवाही बरत रहे हैं, वो जो निजी अस्पताल इलाज से आनाकानी करते हैं, तो सरकार ने उनको पाबंद किया था कि आप इलाज से मना नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें कहा है कि जिनको रियायती दर पर जमीन मिली है तो उनको इलाज करना होगा। लेकिन अब जिस तरह से शांति धारीवाल जी ने जो लिस्ट मांगी है कि पिछले 10-15 साल में से कौन कौन से हैं जिनको रियायती दर पर जमीन दी गई है और वो किस तरह का उपयोग करते हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि इस पर एक्शन हो पाएगा। हर बार सरकारें जब आती है तो जरूर इस तरह की बातें आती है, रिकॉर्ड मंगवाती है, लेकिन धरातल पे ऐसे बड़े संस्थानों के खिलाफ या बड़ी हॉस्पिटलों के खिलाफ एक्शन कभी देखने को मिला नहीं है। उम्मीद करते हैं कि इस बार शायद कोई एक्शन सरकार ले। रामस्वरूप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मार्च में राजस्थान में 3 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने थे। वो अब 19 जून को होंगे क्योंकि लॉकडाउन जब हुआ था उस वजह से चुनाव स्थगित कर दिए गए थे, लेकिन अब चुनाव आयोग ने तारीख की घोषणा कर दी है। राजस्थान में 3 सीटों पर जो चुनाव होना है उसमें 4 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, 2 कांग्रेस के और 2 भारतीय जनता पार्टी के। जो संख्या बल है उसके हिसाब से कांग्रेस बहुत आसानी से 2 सीटें जीत सकती है और बीजेपी 1। लेकिन बीजेपी जैसा कि हमने कई राज्यों में देखा है, उसने कांग्रेस के खेमे में खलबली मचाने के लिए, एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए चौथा प्रत्याशी भी खड़ा कर दिया है, जबकि उसके बाद पास संख्या बल नहीं है। तो वही जो पोचिंग की या जो खरीद फरोख्त की जो बातें चलती हैं, उसको इससे बल मिल रहा है। और अब अगली खबर। आज के दौर में इंटरनेट के बिना हम लोगों का काम नहीं चलता है, और जो कोरोना में लॉकडाउन हुआ उसमें तो इंटरनेट ही एकमात्र साधन था लोगों के लिए बाहरी दुनिया से संपर्क का। इस दौरान डेटा की रेटें नहीं बढ़ी, लेकिन अब टेलीकॉम कंपनियां चाहती हैं, और ये आशंका पहले से थी कि डेटा की रेट बढ़ेगी। तो ये टेलीकॉम कंपनियों ने प्रस्ताव दिया है कि 1 GB डेटा की रेट 4 से बढ़ा के सीधे 35 रुपये यानी लगभग 9 गुना तक कर दिया जाए। और ये वो नया सिम जो है वो 75 रुपये में बेचना चाहती हैं, और फ्री ऐप्स को भी बंद करने की तैयारी है। और यदि ट्राई ने कोई फैसला नहीं लिया इस खबर के मुताबिक, तो कंपनियां पैक की वैलिडिटी कम कर सकती हैं, यानी कि आप कान नाक आप चाहे सीधे पकड़ें चाहे घुमा के, चाहे वैलिडिटी कम करें चाहे रेट बढ़ाएं, कंपनियां अब ये जो हमको डेटा मिलता है उसके पैसे ज़्यादा वसूलने की फिराक में है। और ये ICICI सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट है। हालांकि इतना ज़रूर है कि इससे टेलीकॉम जो कंपनियां हैं उनकी सेहत सुधरेगी, और नौकरियां जो बहुत बड़ी संख्या में गई हैं इस प्राइस वॉर के चलते, वो शायद ना हो जाए, उनमें कटौती ना हो। आने वाले दिनों में तैयार रहिए अपने डेटा की ज़्यादा रेट देने के लिए। आपको आदत डाल दी गई है और अब उसका फ़ायदा कंपनियां उठाएंगी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज और भारतीय तीरंदाजी टीम के कोच रहे निनामा जो है जयंती लाल ननोमा, उनकी कल सड़क हादसे में डेथ हो गई। वो 2013, 15 और 18 में भारतीय तीरंदाज टीम के कोच रहे थे। 2010 में उन्होंने 1 गोल्ड और 2 सिल्वर जीते थे, और 2009 में भी 6 गोल्ड जीते थे। और जो प्रशिक्षकों के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होता है गुरु वशिष्ठ अवार्ड, वो भी उनको मिला गया था। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया, और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी। और अब ये तस्वीर देखिए आप, हमारी जो अगली खबर है। राजस्थान में मानसून अभी नहीं आया है, और जो कल बारिश हुई थी वो भी कोई बहुत तेज बारिश नहीं थी, बहुत छोटे से समय के लिए हुई थी। लेकिन उसमें ही आप देखिए, ये सीकर शहर का नज़ारा है, नवलगढ़ जाती हुई रोड पे। इसमें देखिए पानी कैसा लबालब भर गया है। तो बारिश अभी आई नहीं है, मानसून आया नहीं है, तब ये हालत है। यदि सोचिए कि बारिश आने लगे मानसून में रेगुलर, तब क्या हाल होगा सड़कों का, और किस तरीके से ये दरिया बन जाएंगे। तो ये जो हमारी जो सिविक एजेंसीज हैं उनके काम करने के तरीके पर ये एक सवाल खड़ा करता है।
और मूडीज ने भारत की रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। ऐसा 22 साल में पहली बार हुआ है। मूडीज ने जो रेटिंग है वो Baa3 पे कर दिया है और ये माना जा रहा है कि जो ग्रोथ आउटलुक है वो घटाया है और उनका कहना है कि जो रिफॉर्म्स भारत में हो रहे थे उनकी गति बहुत धीमी है और साथ में जो कोरोना के दौरान जो लॉकडाउन वगैरह हुआ है निश्चित रूप से उसका प्रभाव तो पड़ना ही है। जब किसी देश की रेटिंग घटती है तो उसकी कर्ज लेने की क्षमता कम हो जाती है, विदेशी निवेशक भी वहां जाना पसंद नहीं करते हैं, तो भारतीय कंपनियों के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। कई बार वो बाहर से उधार लेती हैं क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट रेट कम है, तो उनके लिए भी पूंजी जुटाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक और संकट, आने वाले संकट का आपको खतरा भी दिखाया जा रहा है। और अब अगली खबर, ये अमेरिका से है। अमेरिका में एक अश्वेत व्यक्ति को पुलिस ने जब गिरफ्तार किया तो उसको इस तरह से उसकी गर्दन पे एक श्वेत पुलिसकर्मी ने पांव रखा तो उसका दम घुट गया और मृत्यु हो गई। उसके बाद वहां पे उसके खिलाफ विरोध शुरू हुआ, लेकिन इस विरोध में आग डालने का काम किया राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने जो विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग थे इनको दंगाई कहा। तो उसके बाद ये काफी मामला भड़क गया और अमेरिका के लगभग 40 से ज्यादा शहरों में ये राइट्स हो रहे हैं। और इसके अलावा वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के सामने भी प्रदर्शन हुए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बंकर में जाना पड़ा। हमारे यहाँ पे बहुत से लोगों ने ये इसके सॉलिडेरिटी जताई है जो अश्वेत है उनके खिलाफ, लेकिन सवाल ये उठ रहा है जो लोग उनके खिलाफ उनके साथ हैं वो अपने देश में जब दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ इस तरह का व्यवहार होता है या हो रहा है तब क्या वो उसी मुखरता के साथ आवाज उठाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। तो ये थी आज की सुर्खियां। बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ आगे की खबरों के लिए।